हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। आइए आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ एक ऐसा टॉपिक है कि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो लगभग सारे के सारे रेट लॉ के साथ रिलेटेड हैं। इसलिए रेट लॉ का कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ के कॉन्सेप्ट से हम क्या क्या क्लियर करेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे रेट लॉ की डेफिनेशन। व्हाट इज रेट लॉ, एक तो ये जानेंगे हम। नंबर 2 हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर का मतलब क्या है। हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। एक और चीज जैसे कि रेट लॉ हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसके साथ ही हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं तो यह देखेंगे। और हम देखेंगे रेट कांस्टेंट। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनका आज हमें जो लिंक है सारे के सारे रेट लॉ के साथ। तो रेट लॉ क्या चीज है, देखिए ये रेट लॉ क्यों दिया गया है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है। जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक है रिएक्टेंट्स, दूसरा है प्रोडक्ट्स और तीसरा जो है वो है कैटलिस्ट। तो ये जो ये रेट लॉ है ये हमें बताता है कि हाउ डज रेट डिपेंड्स अपॉन rate of reaction depends upon concentration of species. Taking part in a chemical reaction. तो मैंने जैसे बता दिया है कि केमिकल रिएक्शन जो भी होती है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको हम स्पीशीज बोलते हैं। और ये स्पीशीज क्या क्या है, एक है रिएक्टेंट, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है कैटलिस्ट। रेट लॉ एक्सप्लेन करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो कैसे डिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। एज पर आवर सिलेबस हमें देखना है कि हाउ डज रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, हम इनकी भी एग्जांपल देंगे कैसे रेट जो है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट इन सम रिएक्शंस। ठीक है ना। तो कौन सा मेथड है जो एक्सप्लेन करता है ये डिपेंडेंस। द ओनली मेथड इज to know this dependence is एक ही मेथड है और वो मेथड क्या है, वो है एक्सपेरिमेंट। तो
ये जो रेट लॉ है ये एक्सप्लेन करता है कैसे कोई केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो स्पीशीज के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कैसे? और वो जानने के लिए डिपेंडेंट कैसे करती है कि कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट भी चेंज होगा। तो क्वांटिटेटिवली कितनी कंसंट्रेशन चेंज होने पे कितनी रेट चेंज होती है वो डिपेंडेंस हमें रेट लॉ बताता है। और ये डिपेंडेंस है ये हमें कैसे पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने में, और कोई तरीका नहीं है। अब देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लेते हैं 2A+B, ये केमिकल रिएक्शन है और इसमें हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया है कि स्पीशीज में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट आता है, तीनों की कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट चेंज होता है। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शंस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स से रेट चेंज हो जाता है। हमें वही स्टडी ज्यादा करना है, इनकी हमें स्टडी नहीं करनी। फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स देंगे और बहुत कम रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट चेंज होता है या कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट चेंज होता है, वो बहुत कम है। हम फिलहाल रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए, एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है और ये प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया, लेट अस सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो डबल हो रही है, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल होने पे हम देखेंगे रेट जो है वो भी डबल हो रही है, तब हम इन दोनों का रिलेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जो रेट है, आर मैंने रेट लिखा है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 1, है ना? क्योंकि अगर ये ट्वाइस 2 रेज़्ड पावर 1 तो रेट ट्वाइस बनेगा, है ना? सपोज अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो अगर हमने डबल किया, तो रेट जो है एक्सपेरिमेंट करने पे हमें दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है 4 टाइम्स, तब क्या रिलेशन बनेगा रेट और कंसंट्रेशन ऑफ बी का, है ना? तो ये अगर ट्वाइस होगा, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, कॉमन सेंस है कि यहां पे 2 लगेगा, है ना? तो ये रेट और कंसंट्रेशन ऑफ बी का रिलेशन है। अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रेट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़्ड पावर 2, या रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़्ड पावर 2। ये बनेगा, हमारे रिलेशन बन गई है। तो यहां पे हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर ए की कंसंट्रेशन चेंज हुई, रेट कैसे चेंज होगा। जैसे मैंने बता दिया कि ए डबल होने पे रेट डबल हो रही है, एक्सपेरिमेंट से पता चला हमें। ये हम ऐसे नहीं बता रहे, लेकिन सपोज हमने एक्सपेरिमेंट किया, सिमिलरली बी की कंसंट्रेशन अगर चेंज की तो 4 टाइम्स रेट बढ़ रहा है। तो ये देखिए रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, दैट इज रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। वो डिपेंडेंस जो है वो हमें ये रेट लॉ बताता है ना? इतना ही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल करने पे रेट डबल ही होगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है ना? हाफ टाइम्स इंक्रीज हो सकता है, इवन डिक्रीज हो सकता है। ये नहीं है कि हमेशा बढ़ेगा ही, डिक्रीज भी हो सकता है। और ये हम कोई रिएक्शन लिखने पे हमें नहीं लिख सकते कि रेट और कंसंट्रेशन में आपस में ये रिलेशन क्या है। ये हमें पता चलता है ओनली बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये बता रहा था, मैं इसको रब कर रहा हूं कि मैंने ये बता दिया कि ये जरूरी नहीं है कि रेट जो है वो सिर्फ इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। लेट अस सपोज अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेट अस सपोज कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल किया, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंस टू रेट? रेट हो सकता है कि वो डबल हो जाए। ये जरूरी नहीं कि डबल हो जाए, रेट जो है
इंक्रीज हो सकता है 4 टाइम्स, हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए 8 टाइम्स। सिर्फ एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है क्या हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि रेट जो है इसमें कोई चेंज ना आ जाए, जैसे मैंने बता दिया है। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। हाँ, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं कि इनमें रेट कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की जब डबल करते हैं तो रेट जो है वो डबल हो जाती है। कुछ रिएक्शंस में 4 टाइम्स इंक्रीज होता है, कुछ रिएक्शंस में 8 टाइम्स इंक्रीज होता है, कुछ रिएक्शंस में 64 टाइम्स इंक्रीज होता है रेट। ऐसी भी कुछ केमिकल रिएक्शंस है। हाँ, जरूरी है कुछ रिएक्शंस में रेट जो है वो हाफ हो जाती है ना। इतना ही नहीं, हो सकता है कि अगर कंसंट्रेशन जो है मैंने बता दिया डबल करेंगे, ऐसा ही नहीं है, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं 4 टाइम्स, तब रेट का क्या हो सकता है, रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है सपोज हाफ, कुछ रिएक्शंस में हाफ इंक्रीज होगा। तब रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन बनेगा वो हमें यहां पर पता चलेगा कि अगर रेट डबल हो रही है, रेट और कंसंट्रेशन टर्म जो है इसका आपस में प्रोपोर्शनल रिलेशन है, इसका पावर 1 बनेगा, तभी तो अगर डबल ये डबल बनेगा, है ना। और अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है इसका पावर जो है वो 2 बनेगा, 2 2 4, है ना। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल किया तो रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है 8 टाइम्स, तो क्या बनेगा रिलेशन, रेज पावर 3, 2 into 2 रेज पावर 3 दैट इज 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ये कोई चीज नहीं हो रहा है, तो रेट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 0, कोई चीज नहीं। ऐसे भी कुछ रिएक्शंस हैं। या अगर ये हाफ हो गया है तो हो सकता है कि रेट हाफ हो रहा है कंसंट्रेशन को डबल करने पे, तो दैट इज ए का पावर हम क्या रखें ताकि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट जो है वो हाफ हो रहा है, तो दैट मीन्स -1, है ना। जैसे ये ट्वाइस 2 रेज पावर -1 दैट इज 1/2, रेट 1/2 बनेगा, है ना। अच्छा, इधर क्या होगा, अगर ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, रेट जो है वो हाफ हो रहा है, यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन है वो इस तरह से बनेगा कि इसका पावर 1/2 बनेगा, है ना, क्योंकि 4 रेज पावर 1/2, 4 रेज पावर 1/2 दैट इज 2 रेज पावर 2 अंडर रूट, क्योंकि 1/2 तो ये और ये कैंसिल, तो 2 टाइम्स, तो डबल हो जाएगा ना रेट। ये जो है मैंने यहाँ पे हाफ लिखा, ये डबल हो जाएगा, डबल, है ना। ऐसे भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर ए यानी कि रेट जो है वो डबल हो जाएगा, अगर 4 टाइम्स हमने इंक्रीज, तो रेट को रेज पावर 1/2 बनेगा, है ना। ये रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस रेट और कंसंट्रेशन, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है कि कितनी क्वांटिटी चेंज करेंगे और कितना रेट चेंज हो जाएगा, है ना। ये हमें एक्सप्लेन करता है रेट लॉ। और यहां पे हमें एक और बात समझ आई है कि ये जैसे कि ए का स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, स्टिकियोमेट्रिक जब हम यहाँ पे ये जो डिपेंडेंस देखते हैं कि ये स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर हो भी सकता है, यहाँ पे नहीं भी हो सकता है ना। अब हमें यहां से हमें समझ आया है रेट लॉ क्या बता रहा है, इसका स्टेटमेंट। आप पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of molar concentration of reactants, each raised to some power, which may or may not be equal to their stoichiometric coefficients। ये है स्टेटमेंट इसका रेट लॉ का। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of
प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंसंट्रेशन टर्म्स का, है ना। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू सम पावर which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। यानी कि जो balanced chemical equation में जो stoichiometric coefficients होते हैं वो इस इक्वेशन रेट लॉ बता रहा है कि रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स का जो रिलेशन बनेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन टर्म्स के प्रोडक्ट को, यानी कि इनकी मल्टीप्लीकेशन को, और हाई कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर है वो ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो और इनका जो पावर है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इसका इधर 1 है, इधर 2 है, सेम नहीं है। कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं उनमें होगा, जैसे यहाँ 2 है ना। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, कुछ आगे देखेंगे हम, कुछ रिएक्शन ऐसे जिनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होता है। तो स्टेटमेंट आप नोट किए हैं। तो आइए यहां पे हमें एक और चीज समझना है, वो हम क्या समझेंगे। ये था रेट लॉ, और इसका जो जैसे हम यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे रेट लॉ में, हम देखेंगे ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा है। लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया है, ये गुलबर्ग एंड वॉक, ये दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये लॉ दिया है। इन्होंने बता दिया कि सपोज केमिकल रिएक्शन है 3A + 2B, ये केमिकल रिएक्शन है और हमें मिलेगा प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में। इन्होंने ये बताया कि इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स का रिलेशन जो है वो है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A इनटू कंसंट्रेशन B, और कंसंट्रेशन A का जो कोएफिशिएंट रहेगा, ये जो एक्सपोनेंट रहेगा वो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और B जो है इसका जो पावर हम यहां पे लिखते हैं वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो B का यानी कि रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर होता है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे उन्होंने ये रिलेशन दिया है। उन्होंने बताया हर रिएक्शन में ये एप्लीकेबल है, और उन्होंने ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया है, और ये मैं फिर बता रहा हूं ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो ये पावर जो है, ये जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ सेम है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस में ऐसा होता है कि ये पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होता है। बहुत कम रिएक्शंस ऐसी है जिनमें ये इक्वल होता है, और ये हम ये बोलेंगे कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये क्या बता रहा है। पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, एज पर दिस रिलेशन, ये जो इक्वेशन यहां पे बनी है आप लिख लीजिए, लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants each raised to the power equal to their stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation। देखिए डिफरेंस यहां पे क्या है, सेम तो रेट लॉ बता रहा है, सिर्फ वो बता रहा है कि पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है नहीं ये होगा, जरूर होगा। और इन दोनों में अगर हम देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसकी जो है इंपॉर्टेंस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये हमें दो चीजें एक्सप्लेन करता है, ये हमें दो चीजें एक्सप्लेन करता है जो हमें आगे देखना है। ये हमें कौन से दो चीज एक्सप्लेन करता है, फिलहाल हम वापस आएंगे रेट लॉ पे। ये सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। आइए अब हम वापस आ रहे हैं रेट लॉ पे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि रेट लॉ जो है एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। जैसे एक इक्वेशन है, अब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे x टाइम्स a प्लस y टाइम्स b, और हमें मिले हैं प्रोडक्ट्स, है ना, ये जनरल इक्वेशन है। तो एज पर रेट लॉ, रेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A।
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब इस ए का पावर कुछ रखना पड़ेगा, दैट इज ए और इसका बी, है ना। ए जो है ए एंड बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ये है जो हमें रेट लॉ के हिसाब से पता चला है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम आर प्रोपोर्शनल इसके तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू के, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर बी, और ये ए एक्स के बराबर हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, बी इस वाई के बराबर हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है ना, डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंट क्या बता देगा हमें, और ये वेरी करता है फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसको हम बेटा बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये जो के कांस्टेंट है, इट इज रेट कांस्टेंट, इट इज रेट कांस्टेंट। और ये रेट कांस्टेंट क्या है ये हमने देखना है अभी, ठीक है। फिलहाल हमें यहां तक क्या समझ आया है, रेट लॉ क्या है और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। तो एक बार फिर रेट लॉ सिर्फ ये बता रहा है, ये एक्सप्लेन करता है कि रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है, कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट का क्या होगा, और इस डिपेंडेंस को हमें जानना है तो हमें एक ही मेथड है, दैट्स एक्सपेरिमेंट। बिना एक्सपेरिमेंट के हमें ये पता नहीं चलता। अगर हम कोई भी रिएक्शन लिखेंगे और वो रिएक्शन हम लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बुनियाद पे हम रेट लॉ एक्सप्लेन करेंगे या ये जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें ये बता रहा है कि रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स का आपस में जो रिलेशन है उसको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हमें यहाँ क्या समझ आया, एक तो डेफिनेशन रेट लॉ की, लॉ ऑफ मास एक्शन की, और रेट लॉ एक्सप्रेशन की, ठीक है। कितना समझ आया, गुड। आइए अब हम देखेंगे ये जो है आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे यहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने लिखा है, एज पर एक्सपेरिमेंट हमें पता चला कि ये जो रिएक्शन है इसमें रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है, उस बुनियाद पे हमने रेट लॉ लिखा है। अब इस रेट लॉ जो है इसमें ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है इसका जो पावर आया है एज पर एक्सपेरिमेंट, है ना, तो ये क्या है, ए जो है, ए that's power to concentration term A, that is called A is order of reaction। इस रिएक्शन का ऑर्डर है ये विद रिस्पेक्ट टू A। इस A के हिसाब से, मतलब A की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो जो रेट और ए का जो रिलेशन हमें मिलेगा, वो जो पावर यहां पे आएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, वो बनेगा हमें ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। और ये बी जो है, बी क्या है, इट इज ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। ये इस बी के हिसाब से इस रिएक्शन का ऑर्डर है। और ये जो ए प्लस
बी, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है, हम लिखेंगे ये है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज ए प्लस बी जो है इसको हम एन से डिनोट करते हैं। और व्हाट इज एन? इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमें इस ऑर्डर को डिफाइन करना है। कैसे करोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन? अब पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए, लिख लीजिए। देखिए, ये जो रेट का एक्सप्रेशन है, इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, इन कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर है, उन पावर्स को आप ऐड कर लीजिए। जो नंबर आपको मिलेगा दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच कंसंट्रेशन टर्म्स of reactants are raised in the rate law expression to express the observed rate, that's called order of the reaction। मैं दोबारा बता रहा हूं, याद रखिए। order of the reaction की definition क्या है? order of the reaction is defined as the sum of the powers, add करना है powers, sum of the powers to which concentration terms are raised। जो है concentration terms है, इनका जो पावर है, टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, लेकिन किसमें? इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कर रहा है? एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। ये हमें एक्सप्लेन करता है एक्सपेरिमेंटल रेट जो इस इक्वेशन का है। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि रेट और ये जो है कंसंट्रेशन टर्म चेंज करने पे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वो जो रिलेशन है दैट्स कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो ये पावर्स है कंसंट्रेशन टर्म्स का, इन्हीं को ऐड करना है तो हमें टोटल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए, ये जो n है, n का वैल्यू जो है, इट कुड बी पॉजिटिव नंबर, इट कुड बी नेगेटिव नंबर, इट कुड बी जीरो, it could be a fraction, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर इफ n1 होगा तो रिएक्शन को बोलते हैं, अगर पहले लिखेंगे, अगर ये जीरो होगा तो रिएक्शन को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम एक बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, इसको मैं रद्द कर रहा हूं। बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, यानी कि उनमें देखिए हमें पता चलेगा अभी क्या होगा। लेट सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब ये आपस में मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, HU सिंबल है सनलाइट के लिए हम यूज कर रहे हैं, Planck's constant into frequency of sunlight, है ना, तो ये बना देगा HCl। इसमें जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद तो हमें क्या मिलता है? रेट जो है, अब रेट लॉ लिखेंगे इस इक्वेशन का, और रेट लॉ हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना, वो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है ये रिएक्शन जो है हमने एक्सपेरिमेंट करके रखा है, और उसी एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे हम बता रहे हैं यहां पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन टर्म का पावर जीरो है, दैट इज एनीथिंग रेज्ड टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो ये 1 है, ये 1 है, तो रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू के, दैट इज रेट इज कांस्टेंट। कंसंट्रेशन टर्म को आप चेंज करो, आप हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, रेट जो होगा वही रहेगा। क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, रेट जैसी थी वैसे, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें आप कंसंट्रेशन चेंज करते हैं और रेट जो है वो चेंज नहीं होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज में कुछ एक पॉइंट ऐड कर रहा हूं, जैसे कि हमने ग्राफिकली देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे है और यहाँ
जो है टाइम, तो रेट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। अगर डिपेंडेंट होता कंसंट्रेशन को, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर एग्जांपल ऐसे है और एक टाइम है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा है वैसे जाता है ना, ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन एक ही थी, धीरे धीरे कम कम हो रहा है। लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उनका ग्राफ स्ट्रेट आता है, और अगर प्रोडक्ट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, अगर प्रोडक्ट होगा। ये तो हम सिर्फ रिएक्टेंट का दिखाते हैं, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि हो सकता है कि n का जो वैल्यू है, लेट अस सपोज n इज इक्वल टू 1, तो ऐसे रिएक्शन जिनमें n 1 होगा, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है N2O5, डिकम्पोज होगा, NO2 बना देगा और ऑक्सीजन बना देगा। इसमें एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला रेट जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज्ड पावर 1। हाँ यहाँ देखिए स्टिकियोमीटर कोएफिशिएंट 2 है लेकिन यहाँ 1 है ना, एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलता है। तो बताइए यहाँ पे पावर क्या है, 1, दैट इज N=1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हो सकता है कि N जो है वो 2 के बराबर हो, कुछ रिएक्शन में 2 के बराबर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है ये, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है हमारे पास एक एग्जांपल है, तो HI दैट गिव्स हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, है ना। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे रेट की जो रिलेशन है दैट इज HI रेज़्ड पावर 2। अब यहां देखिए ये 2 है और ये 2 है, स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल है ना। ये भी एग्जांपल, ये जो है एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चला है। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 2, और ये कौन सी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से N जो है वो 3 भी हो सकता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल जो हमारे पास है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, ट्वाइस नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करेंगे हम, तो हमें मिलेगा NO2, है ना। इसका जो रेट मिलेगा हमें दैट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसका पावर 2 और ऑक्सीजन इसका पावर 1। देखिए 2 + 1 दैट इज 3, तो ये बनेगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह से हमारे पास है बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाँ फ्रैक्शन, एक एग्जांपल हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन का भी लेंगे। जैसे कि एक रिएक्शन है 11th में आपने पढ़ा है, N = लेट अस सपोज 3/2, ये है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। में आपने पढ़ा पायरोलिसिस, है ना, हीट से डिकम्पोजिशन किसी कंपाउंड की, जैसे एस्टल्डिहाइड की डिकम्पोजिशन करनी है, ये ब्रेक हो जाएगा तो मीथेन गैस बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका रेट देखेंगे हम, दैट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO, तो इसका पावर 3/2 आता है, ठीक है। तो ये इसका रेट लॉ, तो पावर क्या है 3/2, तो ये ऑर्डर फ्रैक्शन है, तो दैट्स फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो आइए अब हम एक आगे बढ़ेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो हम हर जगह लिख रहे हैं, ये K है, यहाँ पे K लिखा है, यहाँ पे K है, हर रेट एक्सप्रेशन में ये K जो है दैट इज रेट कांस्टेंट, है ना। तो अब हम देखेंगे रेट कांस्टेंट क्या है, एक बार इसको देख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं। हो गया, गुड।
कांस्टेंट जो है इसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं। रेट कांस्टेंट देखिए, सपोज हमारे पास एक बार फिर लेंगे ट्वाइस ए प्लस बी दैट गिव्स प्रोडक्ट, है ना, और हमें रेट मिलेगा। यहाँ पे रेट इज इक्वल टू के रेज़ पावर ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेट सपोज ये ए है और ये बी है। ए इस 2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बी यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ये बी इस 1 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। और ये जो एक्सप्रेशन हमें मिली है दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। और ये जो हमने यहाँ कांस्टेंट यूज किया है दैट इज रेट कांस्टेंट। अब लेट अस सपोज कंसंट्रेशन ऑफ हम करेंगे, हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो हमें यूनिट लिया है, यूनिट दैट इज 1, है ना। 1 मतलब 1 मोल पर लीटर, ये भी 1 मोल पर लीटर। 1 रेज़ पावर ए दैट इज 1, 1 रेज़ पावर बी दैट इज 1। तो क्या होगा कि किसके बराबर मिलेगा, दैट इज रेट। तो यहां हमें रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन मिल रही है, लिख लीजिए आप। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना। यहां देख लीजिए रेट कांस्टेंट रेट के बराबर है, दैट इज इट इज रेट ऑफ द रिएक्शन। लेकिन कब, when concentration of each reactant involved in the rate expression is unity, is 1 mole per liter, है ना। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन, rate of the rate constant is defined as the rate of the reaction, rate of this reaction, है ना। when concentration of each reactant, हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन involved in the rate expression is taken as unity, अगर हम उसको 1 लेंगे, 1 means 1 मोल पर लीटर, है ना। अब इस K का जो यूनिट है, रेट कांस्टेंट का यूनिट है, वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। आइए इसकी यूनिट्स हम देखेंगे, यूनिट्स ऑफ K कैसे वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ देख लीजिए, इसी एक्सप्रेशन में देख लीजिए कि किसके बराबर मिलेगा हमें, R ऊपर आएगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ पावर B, ठीक है। अच्छा, K इज इक्वल टू, रेट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और इसका पावर 1, है ना, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। अब ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, पावर ए, ये ए, मोल पर लीटर, इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर बी, ठीक है। के दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, और ये सेम है ना, मोल पर लीटर, और ये दो ऐड हो जाएंगे ए प्लस बी। अब हमें पता है, हमें इतना तो पता है कि a प्लस बी दैट इज n, और n क्या है, ऑर्डर। तो क्या बनेगा ये, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर रेज़ पावर n, और यहां पावर 1 सेकंड इनवर्स। तो k किसके बराबर आएगा, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको ऊपर ले जाएंगे,
मोल पर लीटर 1 सेकंड इनवर्स, और ये ऊपर जाएगा मोल पर लीटर, ये माइनस एन बनेगा। ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूं यहां पे। तो यहां देख लीजिए कि ये पावर 1, ये टर्म पावर, ये और ये टर्म सेम है, तो एक ही टर्म लिखेंगे हम, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ऊपर आएगा 1 माइनस एन, क्योंकि ये ऐड होगा, है ना, और सेकंड इनवर्स। अब ये एक्सप्रेशन जो है, इसमें आप n का वैल्यू देंगे। व्हाट इज n? इट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस n के वैल्यू पे, जो n का जो वैल्यू है उसी पे डिपेंड करेगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है, k का यूनिट क्या होगा। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो क्या होगा k का यूनिट। फर्स्ट आइए देखते हैं इसको। ये एक बार देख लीजिए यूनिट ऑफ k कैसे हमने निकाला है, देख लिया। ओके, देखिए यहां पर हम देंगे वैल्यू ऑफ एन, रिएक्शन कौन सी होगी, है ना। यूनिट ऑफ के क्या है, यूनिट ऑफ के, लेट्स सपोज एन इज इक्वल टू 0, तो ये होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी ना। यहां पे हमें जीरो वैल्यू देना है, तो ये 1 माइनस 0 1 ही आएगा, दैट इज मोल लीटर, ऊपर जाएगा इनवर्स, सेकंड इनवर्स को है, ये बनेगा k का यूनिट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 1 होगा तो ये बनेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी टर्म 1 बनेगी। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यूनिट क्या आएगा, पर सेकंड, है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k का यूनिट पर सेकंड होता है, तो n अगर 2 होगा, ये बनेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अगर है ये, तो यहां पे 2 आएगा, है ना, 2, 1 माइनस 2 दैट्स माइनस 1। अब ये लीटर ऊपर पहले ही माइनस है तो प्लस बनेगा, ये बनेगा लीटर मोल इनवर्स, है ना, सेकंड इनवर्स। अगर n इज इक्वल टू 3 होगा, ये बनेगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां 3 तो माइनस 2 आएगा, ये बनेगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। हो सकता है फ्रैक्शनल ऑर्डर है, n इज इक्वल टू लेट अस सपोज -1/2 है, यहां पे -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 आएगा, है ना, क्योंकि ये बनेगा यहां पे 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, है ना। तो दैट मीन्स कि यहां पे मोल 3/2, ये बनेगा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बताएगा मोल 3/2, लीटर इनवर्स 3/2, सेकंड। ये है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इन डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। आपको ये यूनिट्स जो है याद नहीं रखने हैं, आपको ये एक्सप्रेशन याद रखनी है, ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में आप ना एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको ये पूछा जाएगा कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, के का वैल्यू दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। उस टाइम बहुत इजी रहेगा अगर आप उसका यूनिट जानेंगे। यूनिट पता चल गया ना, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आराम से बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यहां पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इफ
के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻³ मोल 1/2 लीटर -1/2 second inverse. What is the order of the reaction? ठीक है, आप यूनिट याद रखोगे ऐसे ही, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? इसको एक बार देख लो, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, है ना? हो गया? ओके, देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसा मिलेगा कि के का वैल्यू गिवन है और के यूनिट्स भी दिए हैं, तब आपको ये इक्वेशन उस टाइम ध्यान में रखना है। तो के का यूनिट आपको याद है मोल, शाबाश, मोल पर लीटर 1 माइनस nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट है, दैट विल बी इक्वल टू मोल। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए इसी एक्सप्रेशन में, मोल अपॉन लीटर। इसमें मोल 1/2 है, दैट इज 1/2 यहां पे आएगा। लीटर ऊपर जाए, लीटर अगर ऊपर जाएगा तो लीटर माइनस, है ना? और सेकंड इनवर्स ये वाली सेम है। तो बताइए यहां पे 1 माइनस n किसके बराबर है? 1/2 के बराबर, दैट इज n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। सही बोला क्या बोला? ठीक तो बोला, n, हाँ, तो n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, कितना बनेगा? 1/2। तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2, है ना? सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन है k इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻², सेकंड इनवर्स, तो आपको क्या करना है? ऑर्डर निकालना है इसी रिएक्शन का। सेम मेथड आपको, क्योंकि हमें पता है पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है, तो हम देखेंगे कि इस तरीके से करने से क्या हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम ये लिखेंगे मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, दैट इज इक्वल टू, इस रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे मोल अपॉन लीटर। बोलिए मोल अपॉन लीटर तो है ही नहीं, तो यहां पे क्या आएगा? 0। तो 0 सेकंड इनवर्स। इसमें बताइए 1 माइनस n किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो n यहीं पे इधर जाएगा तो किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो ये इसी तरीका है जानने का कैसे हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल पाएंगे अगर हमें ये जो है यूनिट्स के पता होंगे। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, मैं अब करने जा रहा हूं। ठीक है, ओके, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है और रिएक्शन 3a plus 4b that is products। एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स है a और b, ये इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और ऑर्डर with respect to a is 2, order with respect to b is -1। अब पूछा जा रहा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन।
फाइंड ऑर्डर ढूंढना है। नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट when concentration of A is double। A की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ B, कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ। हमने इसको हाफ किया है, तब क्या होता है रेट पे असर। सी कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी बोथ इज डबल्ड। ये है कि हमें बताना है कि हाँ, जब कंसंट्रेशन ए डबल करेंगे उस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और जब बी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं अकेले में तो उस टाइम समझ लेना है कि ए कांस्टेंट रहेगा। चलिए एक बार देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर है इज, चलिए हाफ करेंगे, जिसमें ये रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का वॉल्यूम भी हमने हाफ किया। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसमें सब कुछ आ गया है, जो जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सारा इसमें आ रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन, फर्स्ट पार्ट। देखिए रेट दैट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़्ड पावर -1। नंबर 2 ऑर्डर क्या आएगा 2 प्लस -1, सम है ना, तो ये बनेगा 2 - 1 दैट इज 1। तो ये रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हमें ये देखना है कि ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो क्या होगा। तो हमें रेट लॉ पता है इसका, ये रेट लॉ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है इस केमिकल इक्वेशन का। तो अब हमें पता है, एक बार देखेंगे, हमें पता है कि रेट जो है इनिशियल रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़्ड पावर -1, है ना। और अगर रेट को क्या होगा फाइनल रेट, अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए की डबल की ट्वाइस होगा, तो ये ट्वाइस ए है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ बी को हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसे है वैसे रहेगा, है ना। ये अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 है ये, तो यहाँ जरा देख लीजिए R2 अपॉन R1 दैट विल बी इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे देख लीजिए R2 अपॉन R1 दैट इज इक्वल टू, ये पहले लिखना है कि ये 2 रेज़ पावर 2, ये क्या बनेगा। एक और तरीका है इसको लिखने का, एक और तरीका है डिवाइड करने के बगैर भी। देखिए दैट इज R2 इज इक्वल टू ये 2 रेज़ पावर 2 दैट इज 4 के कंसंट्रेशन ऑफ ए का ये रहेगा और बी का -1 रहेगा ना, दैट इज इक्वल टू 4। अब ये के ए स्क्वायर बी रेज़ पावर -1, ये तो R1 है, R1 दैट इज R2 इज 4 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाएगा अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए की डबल की है। इसी तरह से ये जो ये वाला है ये हम देखेंगे बी को हाफ किया है, बी को हाफ किया है। तो हमें पता है कि R1 तो ये है ना। तो R2 क्या होगा कि अब जब ये हाफ किया बी, ए की कंसंट्रेशन सेम रहेगी कांस्टेंट रेज़ पावर 2, बी की कंसंट्रेशन जो है वो हमने हाफ की है
है ना, दैट इज 1/2 ऑफ बी माइनस 1। अब ये क्या बनेगा कि a रेज़ पावर 2 और यहाँ पे 1/2 रेज़ पावर -1 क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ठीक रहेगा 1/2 -1 क्या बनेगा 2, है ना, तो ये बनेगा 2 बी का तो अपना -1 है ही पावर। तो ये वाली टर्म ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ये R1 है ना, तो R2 इज इक्वल टू 2 R1, तो ये टर्म हो जाएगी अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन B की हाफ की है। एक बार देख लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन इस वाले पार्ट को मैं रब करने जा रहा हूं, इसको देख लीजिए एक बार। हो गया, ठीक है, तो चलिए, ओ फर्स्ट पार्ट है ये, तो यहां से हम इसको रब कर रहे हैं। आइए अब हम देखेंगे इसका सी पार्ट, यानी कि दोनों हम डबल कर रहे हैं, ए और बी इसमें। तो सी पार्ट है इसका, दैट इज R2, ये R1 है, अब है ये R1 है, उसको R1 जो है इनिशियल रेट है, तो ये इसको डबल करेंगे, 2a स्क्वायर 2b रेज़ पावर -1, दैट इज R2 इज इक्वल टू k। अब ये 2 बाहर जाएगा तो 4 इंटू ये 2 रेज़ पावर -1 दैट इज 1/2 बाहर गया, के वही रहेगा, a रेज़ पावर 2 अपना और b रेज़ पावर -1, तो R2 इज इक्वल टू 2 और ये R1 मतलब रेट डबल हो जाएगी अगर हमने दोनों को डबल कर दिया है। होना ही है, ये तो होना ही है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है इसके इंक्रीज करने से 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, इसके हाफ होगा, है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 को निकलेगा। डी पार्ट, अब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को हमने हाफ किया है और हमें पता है कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम हमने हाफ किया है तो व्हाट विल हैपन टू कंसंट्रेशन, है ना, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कम करेंगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी, अगर ये हाफ करेंगे तो डबल हो जाएगी, दैट इज हमें R2 देखना है, दैट इज उसमें K और कंसंट्रेशन ऑफ A डबल हो, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A डबल हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ B ये भी डबल हो जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 4 इंटू 2 रेज़ पावर -1 दैट इज 1/2 और यहाँ क्या बचेगा, K a रेज़ पावर 2 b रेज़ पावर -1, ये और 2 तो 2 और ये R1 है, R1 दैट इज R2 जो है रेट जो है वो डबल हो जाएगा अगर हमने कंसंट्रेशन को, अगर हमने वॉल्यूम को, हमने क्या करना है, वॉल्यूम को कहते हैं हाल, हमने गलत किया है यहाँ पे, करेक्ट करेंगे, ये 1/2 आएगा और ये 1/2 है ना, 1/2 मैं ठीक कर रहा हूं, इसको हम डबल कर रहे थे, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं ये कि हमने वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को हाफ किया है, हाफ करेंगे तो कंसंट्रेशन डबल होगा, तो ठीक तो था, हमने ठीक किया था, ठीक तो था, R2 इक्वल टू 2 × 4 इंटू और इसका 2 रेज़ पावर -1 दैट इज 1/2, ये कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ पावर -1, ये और ये 2 दैट इज R2 इज इक्वल टू 2 और ये तो R1 है यहाँ पे,
R1 हो जाएगा, है ना। तो ये आपको देखना है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसको देख लीजिए एक बार। ओके, चलिए इसको हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रख कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है, for the reaction A plus B gives products. रिएक्शन है जिसमें हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ऐसे, और इफ कंसंट्रेशन ऑफ A is double, कंसंट्रेशन A is double, रेट जो है increases double, रेट इंक्रीज हो रही है और डबल हो रही है। इफ concentration of A and concentration of B both is double, दोनों डबल कर रहे, रेट इंक्रीजेस 8 टाइम्स। लेट अस सपोज रेट जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। अब क्या पूछा जा रहा है? फाइंड नंबर 1 रेट का एक्सप्रेशन। एक तो रेट का एक्सप्रेशन लिखनी है। नंबर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए हमें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ दिया ही नहीं है इसमें, सिर्फ हमें दिया जा रहा है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे रेट का क्या होता है ना, ऐसा दिया जा रहा है इसमें। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसका रेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसे लिखेंगे हम। लेट सपोज इसका x है, इसका y है, हाइपोथेटिकल रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा है। अब हमें 3 कंडीशंस इसमें है। सबसे पहले ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, अगर एक को डबल किया, रेट डबल होते हैं, तो ऐसा होगा अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया है ऐसे, है ना, और उस टाइम हमें बी को कुछ नहीं करना है, बी की कंसंट्रेशन तो इसकी वैसे रहेगी, ये बन गया सेकंड इक्वेशन, है ना। और एक और हिंट दे रहे हैं हम, ए और बी दोनों डबल कर रहे हैं, यानी कि ये भी ट्वाइस और ये भी ट्वाइस के, तब रेट कितनी इंक्रीज हो रही है? 8 टाइम्स। ये बनेगा 8 टाइम्स, ये बनेगी इक्वेशन 3, है ना। तो लेट अस हम करेंगे डिवाइड करेंगे हम सेकंड को फर्स्ट से, फर्स्ट, तो ये क्या बनेगा? ट्वाइस आर को आर से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे के 2a x b y, और यहाँ पे के a raised power x b raised power y। ये आर कैंसिल हो जाएगा, के भी हो जाएगा, बी तो चला जाएगा, सिर्फ ए रेज़ पावर एक्स और ए रेज़ पावर एक्स हो जाएगा, लेकिन 2 का अपना एक्स है ना, दैट इज 2 रेज़ पावर एक्स, और यहाँ तो 2 है, इसका रेज़ पावर 1, दैट इज एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 1। एक्स हमें 1 के बराबर मिला है। आइए हम देखेंगे, डिवाइड करेंगे हम थर्ड को बाई सेकेंड।
थर्ड को सेकंड, तो क्या बनेगा ये 8r/2r है ना, दैट इज इक्वल टू ऊपर तो k 2a रेज पावर x 2b रेज पावर y, और यहाँ पे k 2a है ये रेज पावर x और b रेज पावर y, ऐसे ठीक है। और आगे सर 2 4, तो यहाँ 4 हमें मिला है, k और k जाएगा, ये पूरा जाएगा by और ये by जाएगा और 2 का अपना y है 2 रेज पावर y आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रेज पावर 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर y 2 रेज पावर y है ना। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, तो x भी मिला y भी मिला, तो बताइए रेट का क्या बनेगा, r इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन k a x किसके बराबर, कहीं पे निकला, हाँ 1 और b पावर y किसके बराबर 2 के बराबर, ये बन गया रेशियो एक्सप्रेशन है ना। और ऑर्डर 2 + 1 दैट इज 3, ये थर्ड रिएक्शन है। तो मैंने तो पूछा था व्हाट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, इसको हमने कैसे किया है, बहुत इजी है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स जो है इन्हीं से सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो जाते हैं। न्यूमेरिकल से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके, आइए एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ हो जाती है when volume of vessel is doubled. Find the order. एक रिएक्शन है जिसकी रेट तब डबल हो जाती है जब जिस कंटेनर में वो होती है उस कंटेनर का वॉल्यूम डबल करेंगे, तो हम रेट हाफ हो जाती है कंटेनर का वॉल्यूम जब डबल करते हैं। हमें पूछा जा रहा है कि आप ऑर्डर बताइए रिएक्शन का क्या है। सिंपल है, करना चाहेंगे आप, पेन और कागज उठाइए, कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को। हो गया, चलिए आइए हम देखते हैं आपने क्या किया है। जैसे आपको पता है कि इनिशियली जो इसकी रेट होगी, सपोज वो R1 है, दैट विल बी K, और इसमें रिएक्टेड जो है सपोज दैट इज A, इसका जो ऑर्डर है वो N है। अब ये हमें बता रहे हैं कि रेट जो है वो डबल हाफ हो रही है, दैट इज ये जो रेट है, रेट जो है इनिशियल रेट वो ये है। अब यही रेट हाफ हो जाएगी R/2 है ना, कब, जब वेसल जो है उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। और आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने किया है कि जब वॉल्यूम और कंसंट्रेशन टर्म का आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल जब डबल करेंगे तो व्हाट विल हैपन, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, ये बनेगा A/2 N है ना। तो अगर ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, तो सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो क्या होगा R
अब देखिए जब इसको ये डिवाइड करेंगे, आर आर कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2 इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा 2 रेज़ पावर n, इसका पावर 1 है, दैट इज n इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। ये समझ आई यहाँ पे? देखो R2 R/2 डिवाइडेड बाई R कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ 1/2 n मिलेगा, के कैंसिल, a रेज़ पावर n, लेकिन 1/2 रेज़ पावर n वैसे रहेगा, 1/2 यहाँ पे, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2 रेज़ पावर 1, यहाँ का 2 भी ऊपर, 2 रेज़ पावर n, तो ये 2 सेम है, तो n इक्वल टू 1। तो ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो क्वेश्चन जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे इसी पैटर्न का, दैट्स वाज फॉर द रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन है x दैट गिव्स y, एक रिएक्शन है, इफ concentration of x is increased by 3 times, x जो है इसकी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, हाउ विल इट affect the rate of formation of y, कैसे ये y की फॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा? If the reaction follows second order kinetics, ये जो x गिव्स y, ये रिएक्शन है, अगर x की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे 3 टाइम्स, तो कैसे ये प्रोडक्शन ऑफ y को इफेक्ट करेगा x की कंसंट्रेशन बढ़ाने से, और ये रिएक्शन जो है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसको बहुत सिंपल है, जैसे जिस रफ्तार से y बनेगा उसी रेट से x जो है कम हो जाएगा, तो दोनों चाहे इसमें रेट दिखाओ चाहे इसमें रेट दिखाओ वो सेम है। तो रेट, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, रेट जो है दैट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ x रेज़ पावर, तो सेकंड ऑर्डर है, रेज़ पावर 2, है ना, और R2 कैसे बढ़ेगा? अगर कंसंट्रेशन ऑफ x जो है 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, दैट इज 3x रेज़ पावर 2। तो अगर सेकंड को फर्स्ट से हम डिवाइड करेंगे, R2 अपॉन R1 बचेगा, k और k कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, है ना, दैट मीन्स कि R2 3 9, तो 9 टाइम्स रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ y बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऑर्डर जो है वो 1 है। ये समझ आया? फिर से बता रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, हमने इसकी कंसंट्रेशन जो है 3 टाइम्स बढ़ा दी, y को की प्रोडक्शन जो है वो किस रफ्तार से, किस स्पीड से, किस रेट से बढ़ जाएगा, वो 9 टाइम्स बढ़ेगा। इनिशियली रेट जो थी वो ये थी, और 3 टाइम्स जब ये बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट को R2 क्या बनेगा, इसको इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो R2 अपॉन R1, यहाँ k और k कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 आएगा, तो ये 9 टाइम्स रेट बढ़ेगा। एक और क्वेश्चन जो है इस टाइप का हम जो बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A gives B, if
3 times when concentration of A is increased by 9 times. What will be its order? ये रिएक्शन है, इसमें रेट बढ़ रही है 3 टाइम्स। अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए को 9 टाइम्स इंक्रीज किया, हमें पूछा जा रहा है इसका ऑर्डर क्या है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया, रेट को हमने लिखना है कि तो कंसंट्रेशन ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए हमें बता रहा है, ऑर्डर एन रखेंगे, रेट जो है वो 3 टाइम्स बढ़ रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना। ये तो वैसे कि वैसा रहेगा, ए की कंसंट्रेशन 9 टाइम्स बढ़ रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ 3 मिले, आर और आर कैंसिल, के और के कैंसिल, यहाँ 9 रेज पावर n मिलेगा, इसका पावर 1 है ना। तो इसको क्या करेंगे, 3 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 3 3 9, 3 रेज पावर 2 और n तो है ही, ऐसे बनेगा ये तो हमने टर्म सेम बना दी है, तो 2n विल बी इक्वल टू 1। तो इससे हमें पता चलेगा n जो है दैट इज 1/2, ये हमें इनका ऑर्डर मिला है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलते हैं। ये थी कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने की हैं, उम्मीद है कि इनको फॉलो करेंगे आप, और जितने भी बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे और इसी पैटर्न के आएंगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो हमें एक नए मेथड से करने हैं, है ना। इनिशियल रेट मेथड एक मेथड है, वो हम अलग से एक टॉपिक लेंगे। तो फिलहाल इतना था इसमें। हाँ, एक चीज, अभी हम रेट कांस्टेंट पढ़ रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि रेट कांस्टेंट जो है इसकी डेफिनेशन हमने दी है, और फिर हमने देखा कि इसकी जो है यूनिट्स जो हैं वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक बता दिया, इसके यूनिट्स जो है वो इस पे डिपेंडेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है दैट के जो है एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ता है, और के का वैल्यू बढ़ेगा तो रेट तो बढ़ेगा ही। लेकिन टेम्परेचर से के कैसे बढ़ता है, ये हमारा आगे हमने टॉपिक पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फिलहाल एक पॉइंट ये बन गया हमारा कि के जो है रेट कांस्टेंट जो है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना। एक पॉइंट ये बन गया हमारा। नंबर 2, जो भी कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें के और कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से के की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। के हैज नथिंग टू डू with the values of concentration terms। कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उनका वैल्यू जो भी है, के का जो वैल्यू है वो वैसा का वैसा रहेगा। आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ कम करो, के का वैल्यू वही रहेगा। तीसरा जो है, अगर के का वैल्यू ज्यादा है तो रेट भी फास्ट होगी, अगर के का वैल्यू स्मॉल है तो दैट मीन्स रेट स्लो है। हायर द वैल्यू ऑफ के, faster is the reaction। और फोर्थ जो ऑलरेडी हमने किया है, हाँ, यूनिट्स ऑफ के जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ के
subtly depend upon the order of reaction. ठीक है, ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेट कांस्टेंट के। अब बहुत ही जो है हम इनिशियली जो मैंने आपको टॉपिक जब स्टार्ट किया है हमने आज, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रेट लॉ है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी यहां ऐसे बोलेंगे कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। और स्पीशीज मैंने क्या बोला था? रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट, याद है ना? गुड। तो चूंकि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे। लेकिन बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी है, कम ही है, बहुत सारी रिएक्शंस में रेट चेंज होता है बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिनमें चेंज होता है रेट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपको पहले बोला था प्रोडक्ट के एग्जांपल हम दे रहे हैं। जैसे ओजोन है O3, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये बना देगा O2, है ना? इसका जब रेट हम एक्सपेरिमेंटली, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस बुनियाद पे इसका जो रेट एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है O3 और O2 -1। ऐसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी रेट जो है वो डिपेंडेंट है। यानी कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो ही इनिशियल से डबल हो जाती है तो रेट जो है वो हाफ हो जाती है। इस तरह से ये रेट जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे भी। हाँ, आगे एक जो है ऑटो कैटालिसिस आप एक पढ़ेंगे टॉपिक जो है ना, ऑटो कैटालिसिस जो है सरफेस केमिस्ट्री में है। एक ऑटो कैटालिसिस एक रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि एस्टर जो है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे ना तो इनिशियली रेट स्लो होती है, और जो ही प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बढ़ेगा, एस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो एसिटिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा, है ना? तो एसिटिक एसिड जितना ज्यादा बनता है उतनी ही रेट फास्ट हो जाती है, दैट इज ऑटो कैटालिसिस। तो प्रोडक्ट के बनने से, कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट भी बढ़ जाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से रेट पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से मैंने ये भी बोला था कि कैटलिस्ट जो है, जैसे आपको पता है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन सल्फर ट्राइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, है ना? इसमें इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब हम इस रिएक्शन का देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि द रिएक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो है जब हम इसका देखते हैं, इसका जो हम देखते हैं तो इसका कैसे बनेगा रेट ऑफ रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड रेज़ पावर 2 और नाइट्रिक ऑक्साइड रेज़ पावर 1, ऐसे ये है। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। हाँ, एक बार फिर मैं बता रहा हूं, नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें कंज्यूम नहीं होगा, ये तो कैटलिस्ट है, लेकिन अगर हमने अमाउंट बढ़ा दिया है, डबल कर दिया इसका, तो रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड भी डबल हो जाता है ना? अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे तो ये था कुछ रिएक्शंस जो मैंने आपको इसीलिए पहले ही बोला था कि बाद में हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। तो लास्ट पे हम एक और जो है मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन, जो इसको मैं रब कर रहा हूं,
अब हमें एक चीज पता चल गया है कि रेट लॉ जो है और लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इनमें हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो क्या है। डिफरेंस तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है हमें, जैसे एक रिएक्शन है 3a + 2b, एक रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट दिया है, लेट अस सपोज C, ये रिएक्शन है। इसमें अगर हम देखेंगे रेट एज पर रेट लॉ, तो क्या होगा इसके लिए रेट लॉ क्या बता रहा है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power 2 कंसंट्रेशन ऑफ B raised to power 1। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन देखेंगे तो रेट क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power 3 कंसंट्रेशन ऑफ B raised to power 2। ये तो हमें ये इक्वेशन है। इसमें हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसका रेट हमें ऐसे दिखाना है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है कि जो रेट और कंसंट्रेशन टर्म्स की जो रिलेशन है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। रेट लॉ बता रहा है वो हमें एक्सपेरिमेंट बता देगा कि इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, और इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि नहीं है इसके बराबर। दूसरी रिएक्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस सपोज 3x + y इज इक्वल टू z। अगर हम इसका रेट लॉ देखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो इसमें रेट इज इक्वल टू, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला इसका रेट लॉ ये है x raised to power 3 y raised to power 1। और लॉ ऑफ मास एक्शन हमें क्या बताएगा, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ x raised to power स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 और y स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। इन दोनों की जो रेट एक्सप्रेशन है वो दोनों सेम है, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों इस केमिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ये इसके लिए सेम है, लेकिन इसके लिए डिफरेंट है। वो रिएक्शन जिसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ की एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगी, वो रिएक्शन होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें ये दोनों रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों सेम है, ऐसी रिएक्शन जो है वो होती है सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। RXN मैंने लिखा रिएक्शन। तो सिंपल रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप। और ये जो है ये होती है मोर देन वन स्टेप में। स्टेप्स होते हैं, उसमें ये रिएक्शन होती है। ये एक स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है रिएक्शन। और अब चलिए ये एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, जैसे ये रिएक्शन है, ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, ये 3 स्टेप्स में हो रही है। पहले 2a और b मिलेगा, ये बना देगा लेट अस सपोज p। ये P जो है ये B से फिर मिल रहा है, ये बनाएगा Q। Q जो बना है ये A से मिल रहा है, ये बना देगा C। 3 स्टेप है, 3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। तो इसमें अगर आप ऐड करेंगे ना P और P, Q और Q कैंसिल हो जाएगा, 2a और ये A, 3a बनेगा, प्लस B और B, 2b और C। देखो सेम है ना, ये रिएक्शन आ गई है। तो 3 स्टेप्स में हमें वो स्टेप ढूंढना है जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा,
और एज पर रेट लॉ जो इसका आया है, हम बता सकते हैं कि इसका स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा होगा। स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो ये है ना, तो ये स्लोवेस्ट स्टेप है। इस स्लोवेस्ट स्टेप की रेट पे ही इस पूरी रिएक्शन का रेट बनता है। स्लोवेस्ट स्टेप जो है इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। इसको हम डिटेल में आगे मैकेनिज्म में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया कि ये जो है रेट, मैंने बोला था लॉ ऑफ मास एक्शन की इंपॉर्टेंस, ये हमें डिफरेंशिएट करके देता है कि सिंपल रिएक्शन कौन सी है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी है। जिन रिएक्शंस का रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर आएगा तो वो सिंपल रिएक्शन होती है। फिलहाल हमें इतना याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्लोवेस्ट स्टेप जो है ये वो स्टेप होता है जिसकी बुनियाद पे रेट डिटरमाइन करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जो बाइसिकल बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। टायर बनाने वाला डिपार्टमेंट है ना, हैंडल्स बनाने वाला डिपार्टमेंट, सीट्स बनाने वाला डिपार्टमेंट, बॉडी बनाने वाला डिपार्टमेंट। तो उन सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, दिन का जो प्रोडक्शन है शाम को काउंट हो जाता है। मान लीजिए पैडल वाले डिपार्टमेंट ने 200 पैडल्स बना दिए हैं, टायर वाले डिपार्टमेंट ने 10 टायर्स बना दिए हैं, बॉडी 20 बन गई है, जो है बहुत सारे इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो शाम को जब असेंबल करेंगे पार्ट्स को, तो जो सबसे कम बना है वो टायर बने हैं, 10 ही टायर्स बने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितने होंगे? 5। तो प्रोडक्शन, रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बाइसिकल्स किस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा? ये करेगा स्लोवेस्ट डिपार्टमेंट पे, जिसने सबसे कम ये जो बनाए हैं पार्ट्स बनाए, जो टायर्स बने हैं। इसी तरह से पैडल्स अगर 200-300 भी बनेंगे तो क्या साइकिल उससे ज्यादा बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो फास्ट, ये स्टेप फास्ट है, ये स्टेप फास्ट है, उससे रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सी पे कोई इफेक्ट, ये जो प्रोडक्शन ऑफ सी है वो डिपेंड करेगा इस वाले स्टेप पे, इसी स्टेप में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, वही रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स का पावर बनता है। ठीक है ना। और जो सिंपल रिएक्शन होती है इसमें एक ही स्टेप होता है ना, तो उसमें एक ही स्टेप है, उसमें उसी एक स्टेप का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही तो पावर बनेगा। दैट इज व्हाई ये लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट लॉ सेम होता है। एक तो ये है। दूसरा जो हमने आगे देखना है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो पावर्स हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन में इन पावर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलती है एक और नई टर्म, मॉलिक्यूलरिटी, जो हमें आगे देखना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी के हेल्थ का ख्याल रखिए। पढ़ाई पे ध्यान देंगे आप, पढ़ाई पे जोर दे दीजिए, आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।